साल होने वाले लोकसभा चुनावों के पहले एक सवाल सियासी गलियारों में तेजी से घूम रहा है कि क्या इस बार विपक्ष कोई ऐसा मजबूत मोर्चा बना सकता है जो बीजेपी को मात दे सके। अभी कई विपक्षी दल अलग अलग मिल रहे हैं, कहीं राज्यों में गठबंधन बन रहे हैं तो कहीं बिना गठबंधन के दोस्ती के तराने गाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर अभी विपक्षी एकता की कोई सूरत बनी ही नहीं है। फिर भी बीजेपी परेशान दिख रही है। बीजेपी के मीडिया मित्रों के जरिए ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मानो विपक्षी दल कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उनके बीच एकता हो ही नहीं सकती और कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता। और ये जो माहौल बीजेपी के पक्ष में अभी से बनाया जा रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि इस बार विपक्ष की मजबूती से ही बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कहां मजबूती, कहां विपक्षी एकता की बात, यहां तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो डर है बीजेपी को वो अपने, और खासकर इसलिए भी क्योंकि बीजेपी अपने डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका ये करती है कि जिससे मुकाबला हो उसे परेशान कर दो। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के कई लोगों पर जिस तरह से ईडी और सीबीआई की जांच शुरू हो गई है उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी विपक्षी मजबूती से डर रही है या डर गई है कह सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को देखिए, तेलंगाना में बीआरएस को देखिए, भारत राष्ट्र समिति, और उसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर जांच की एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी कार्रवाई चल रही है। कमाल की बात यह है कि जिस कर्नाटक में बीजेपी विधायक का बेटा लाखों की घूस लेते हुए पकड़ाया, वहां ऐसी कोई जांच शुरू नहीं हुई, जबकि कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। खैर, कुल मिलाकर विपक्ष के नेताओं पर जांच की तलवार लटकाई गई है। इससे भ्रष्टाचार कितना मिटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इन विपक्षी नेताओं पर दबाव जरूर बनेगा कि वे बीजेपी के खिलाफ न जाएं। आप देख ही रहे हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू यादव की बेटियों और कई करीबियों पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। आज सुबह से ये चर्चा थी बिहार से। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल तक जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के आगे झुकने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव भी बीजेपी को लगातार चुनौती दे रहे हैं और अब उनकी बेटी के कविता को ईडी ने कल 11 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले 9 तारीख को बुलाया था, लेकिन के कविता ने कहा कि 10 तारीख को मेरा ये कार्यक्रम है, वो भी जंतर मंतर पे है, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए मुझे आप 1 दिन 2 दिन का समय दे दीजिए। तो उनको 11 तारीख को बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले आज के कविता ने महिला आरक्षण बिल को लेकर 1 दिन की भूख हड़ताल जंतर मंतर पर की और उनके साथ 16 दलों के प्रतिनिधि थे, यानी किसी न किसी बहाने विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे बनाने वाले राज ठाकरे को बीजेपी अपने साथ लाने की खूब कोशिश कर रही है, लेकिन राज ठाकरे ने साफ साफ बीजेपी को नसीहत दे दी है कि किसी की भी सत्ता परमानेंट नहीं है। ये साफ कहना है राज ठाकरे का कि बीजेपी वालों, आप समझ लीजिए कि किसी की भी सत्ता परमानेंट नहीं है और बीजेपी की सत्ता भी हमेशा नहीं रहेगी। ज्वार के बाद भाटा आता है, हाई और टाइड आपने सुना होगा, और खासकर अगर मुंबई महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां तो ज्वार भाटा का खेल बहुत होता है। खैर, हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी के कई सहयोगी पहले ही उससे अलग हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस के साथ आने वाले दलों की गिनती बढ़ती जा रही है। आप भी सोचेंगे ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। और ये स्थिति जो है बहुत कुछ 2004 वाली दिख रही है, जब विपक्षी पहले साथ में नहीं थे। 2004 का चुनाव आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ चुनाव लड़ा जा रहा था। विपक्षी एकता की वहां कोई बात नहीं थी, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस की सीटें आई 135 और वहां एक नया गठबंधन तैयार होता है जिसे यूपीए कहा गया। और इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार भी किया। सरकार बनाने में तमाम विपक्षी दलों ने कांग्रेस का साथ देकर कांग्रेस की मदद की, सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई 2004। क्या 2024-2004 को रिपीट करेगा? खैर, राहुल गांधी ने भी उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, आप याद कीजिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं
श्रीनगर की तस्वीर है और भारत जोड़ो यात्रा का समापन था। लेकिन इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी ने संबोधित किया था और वहां उस अंतिम पड़ाव में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के एक होने पर सवाल पूछे गए तो विपक्षी एकता के संकेत उन्होंने वहां भी दिए थे। राहुल से ये पूछे जाने पर कि क्या देश में विपक्षी एकता जो विपक्षी एकता है वो संकट में है या संभव होने जा रहा है, तो राहुल ने जवाब दिया था कि विपक्षी एकता बातचीत और विजन के बाद आती है। ये कहना कि विपक्ष बटा हुआ है सही नहीं है। ये सच है कि विपक्ष में मतभेद हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा, साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये एक वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस हैं और दूसरी तरफ गैर आरएसएस गैर बीजेपी ताकतें हैं। और लगभग यही सवाल दोस्तों, ये जो कह रहा था, अभी सुना रहा था, राहुल की जुबानी सुना रहा हूं, लेकिन लगभग यही सवाल लंदन में आईजे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले राहुल गांधी से भी पूछा गया, जिस पर कि क्या विपक्षी एकता की कोई गुंजाइश दिख रही है आने वाले चुनाव में। तो इस पर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ गैर बीजेपी गैर आरएसएस के जो दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत लोग सुन चुके होंगे, लेकिन आज विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं। वहां कांग्रेस कहां खड़ी है, बाकी दल कहां खड़े हैं, और जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, विपक्षी लोग जो हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं और कुछ नहीं होने जा रहा है, क्या कुछ होगा, उस पर आज हम पूरे 1.5 घंटा चर्चा करने वाले हैं। आप भी ध्यान से सुनिए, लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी विपक्षी एकता को लेकर के लंदन में। But it seems that, the political ascendancy of the BJP, or rather, the position that they have reached as a single largest party, that doesn't seem to be a factor in uniting the opposition parties. There are regional differences. There are leaders of all hues and cries. They don't necessarily sit together. And Congress being the leading opposition party, what role do you see for yourself? And of course, I'm talking about the 2024 election, which is on the anvil. How does it all play out? Because the opposition parties are still what they are doing. I mean, we have Bengal, Maharashtra. I think there's a lot of coordination that goes on with the opposition parties. I think there are conversations going on between the opposition parties. I am aware of many of them. And I think the basic idea that the RSS and the BJP needs to be fought and needs to be defeated is deeply entrenched in the minds of the opposition. There's no question of that. There are tactical issues that require discussion. Some states they're very simple, other states they're slightly more complicated, but the opposition is very much capable of having this discussion and resolving it. We are also, it's important to understand, and particularly for the foreigners here, that the opposition in India is no longer fighting a political party. Right? This is something that you say BJP, well, that's not who we are fighting. Right? We are fighting the institutional structure of India now. Right? We are fighting the BJP and the RSS, which has captured almost all India's institutions. Right? So the idea of a level playing field doesn't exist. Right? In the United Kingdom, two parties fight each other, and the institutions are neutral. That's gone in India. Right? Institutions are not neutral. We are fighting the institutions and the RSS and the BJP. And every opposition person understands this very clearly. And most Indian people also get it. तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर के, और बहुत सारी बातें चल रही हैं बता रहे हैं राहुल गांधी, और उनसे अवेयर भी हैं। राहुल गांधी खुद भी ये बात लंदन में कह रहे थे। आईजेए की जो ब्रीफिंग थी, कह सकते हैं एक औपचारिक चर्चा के दौरान राहुल गांधी, और ये बात न सिर्फ लंदन के इस यानी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मंच तले ही नहीं, बल्कि उन्होंने इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के मंच तले भी उन्होंने ये बात कही थी, और यही बात इंडिया में भी वो भारत में भी कहते रहे भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान। लेकिन क्या गैर आरएसएस और गैर बीजेपी ताकतें अब मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रही हैं? एक बड़ा सवाल है, और इससे अगर बढ़ा रही हैं तो इससे संकेत मिल रहे हैं
कि आने वाले समय में सियासत में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वैसे भी अभी कर्नाटक में चुनाव से पहले जिस तरह बीजेपी के नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी की ताकत खत्म होने की ओर इशारा कर रहा है। कर्नाटक में आज ही 4 बार के एमएलसी पुतन्ना ने, जी हां, एमएलसी 4 बार के हैं पुतन्ना, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। कर्नाटक के 2 मंत्रियों ने भी बीजेपी की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया है। इससे पहले आप याद कीजिए, येदियुरप्पा, उन्होंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। तो ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब 12 मार्च को यानी परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की यात्रा करने वाले हैं। इस घटनाक्रम ने बीजेपी के संकट को बढ़ा दिया है और ऐसे कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। 2 दिन पहले आपने तमिलनाडु में भी ऐसा ही देखा था। AIADMK जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, या कहें बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी है या उसका सहयोगी दल है, वो उसके 13 लोगों ने बीजेपी को छोड़कर AIADMK का हाथ थाम लिया था। तो ये सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कांग्रेस छोड़ करके या दूसरे दलों को छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। यहां बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या विपक्षी एकता का मंच सज चुका है और क्या फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में संघ और बीजेपी को विरोध करने वाले दल एक साथ आएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा सवाल ये है जिस पर चर्चा आगे हम करेंगे, ये कि विपक्षी एकता में क्या नया ट्विस्ट। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ